जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ चाणक्य अकेडमी की यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश जीके का, कल हमने बेसिक पढ़ा था। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के डेटा के। इससे एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे मुरैना की बात करें तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाता है, तो ये आपका मुरैना है। लिंगानुपात में बात करें तो कभी आपसे अगर पूछा जाए न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो उसका आंसर जाएगा आपका भिंड, क्योंकि यहाँ पर 837 जो है लिंगानुपात है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला अगर जिला पूछा जाए तो वो भी कौन सा है आपका, भिंड है। 0.47% यहाँ पर क्या अनुसूचित जनजाति रहवास करती है। दतिया की अगर हम बात करें तो प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए तो दतिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निवाड़ी की अगर बात करते हैं तो निवाड़ी क्या है आपका, सबसे कम जनसंख्या और सबसे कम क्षेत्रफल वाला नया जिला है, जो कि 2018 में डेवलप हुआ था। उसके बाद बात करें हम इंदौर की, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछा जाए तब भी इंदौर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला वो भी इंदौर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो वो भी कौन सा है आपका, इंदौर है। बात करें हम उज्जैन की, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत अगर परसेंटेज में 80% सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, उज्जैन में है। और जनसंख्या पूछी जाएगी एससी जनसंख्या तो इंदौर में। उसके बाद हम बात करते हैं झाबुआ की, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला झाबुआ है। और यहाँ पर 1.7% अनुसूचित जाति मिलती है। अलीराजपुर की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो अलीराजपुर है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो अलीराजपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज वाला अगर प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो वो कौन सा है आपका, अलीराजपुर है। यहाँ पर परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है अनुसूचित जनजाति का। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, अगर जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनजाति पूछी जाए तो वो कहाँ पर मिलेगी आपको, धार में मिलेगी। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो ये 2011 की जनगणना के हिसाब से तो हरदा है, लेकिन वर्तमान में निवाड़ी जिला जो है आपका 52वां जिला बन चुका है, और ये सबसे छोटा जनसंख्या में भी है और क्षेत्रफल में भी है। लेकिन अगर पूछा जाए जनगणना 2011 के अनुसार तो आपका आंसर क्षेत्रफल में सबसे छोटा दतिया और जनसंख्या में सबसे छोटा हरदा जाएगा। उसके बाद बात करें अगर भोपाल की, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला पूछा जाए तो भोपाल है। यहाँ का जो है जनघनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछा है तो वो कौन सा है आपका, भोपाल। छिंदवाड़ा की बात करें तो प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा एरिया किसका बड़ा है, तो छिंदवाड़ा का है। जबलपुर की बात करते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर पूछा जाए जबलपुर, यहाँ की 81.1% जनसंख्या कैसी है, साक्षर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो बालाघाट है, 1021 लिंगानुपात है यहाँ का। डिंडोरी की बात करें तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला पूछा जाए तो डिंडोरी है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। डेटा याद रखना पड़ेगा इसका। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो वो भी डिंडोरी है। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो वो भी डिंडोरी। उसके बाद बात करें अनूपपुर की, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट जो है वो सबसे कम कहाँ की है, तो वो है आपकी अनूपपुर की। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो आपका कौन सा है, रीवा है। ठीक है, ये बात हुई मध्य प्रदेश जनगणना 2011 के हिसाब से। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या, तो 7 करोड़ 26 लाख यहाँ की कुल जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें औसतन रूप से तो 20.3% है। नगरीय जनसंख्या का अनुपात पूछा जाए तो 27.63% जो जनसंख्या वो नगर में निवास करती है। ग्रामीण में जो है ज़्यादा है, 72.4% जनसंख्या कहाँ निवास करती है आपकी, लगभग 3/4 भाग का निवास करता है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश का कुल लिंग अनुपात पूछा जाए औसतन रूप से 931 है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या तो 15.6% है। परसेंटेज याद रखना, डेटा याद नहीं रहेगा आपको। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो 21% जनसंख्या निवास करती है। मध्य प्रदेश में जनघनत्व कितना है, तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत की टोटल जनसंख्या का लगभग 6% भाग मध्य प्रदेश में निवास करता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में 17वां स्थान है, जबकि क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है, और जनसंख्या के आकार में हमारा जो है 6वां स्थान है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर देखी गई, तो वो 1961 से 71 में देखी गई। 29% लगभग जो है यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई थी। ये है मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक है, साथ में नोट करते जाना, अपना नोट्स बनाते जाना, मैप बनाते जाना, तो आपको बेहतर तैयारी हो जाएगी। आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको आपके जो एग्ज़ाम्स हैं आने वाले, आपका री कांस्टेबल हो, चाहे आपका अभी केमिस्ट वाला एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पटवारी वाला पेपर हो, या आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो, या एमपी प्लस कांस्टेबल या एमपीएसआई जो आने वाले हैं वो वैकेंसियाँ हो, सबके लिए मैं आपको एमपी कवर करवा रहा हूँ।
अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल की। तो मध्य प्रदेश के ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन-सा मध्य प्रदेश का राज्यपाल रहा है, नहीं रहा है? इसे समझ तो हम बात करेंगे, आप सामने देख सकते हैं डॉक्टर पट्टाभी सीताराम, ये हमारे भारत के सॉरी मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। तो ये संविधान सभा के सदस्य रहे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस और 60 ईयर ऑफ कांग्रेस। उसका दूसरे रहे श्री हरिविनायक पाटस्कर। इनका कार्यकाल 1957 से 65 तक रहा। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राज्यपाल रहे हैं, ये डेटा याद रखना है इसका। संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। आपका कार्यकाल जो है 1963 में आपको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था। उसके बाद बात करें हम चेंगुवेला रेड्डी, उसके बाद पीवी दीक्षित रहे। पूछा जाए मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल पहले कौन से थे, तो पीवी दीक्षित थे। सत्यनारायण सिंह रहे उसके बाद आपका श्री गुरु भगवत दयाल शर्मा रहे, सत्यनारायण सिंह रहे, एन.डी. ओझा रहे, ये भी कार्यवाहक रहे, और श्रीमती सरला अग्रवाल। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछा जाए तो श्री सरला अग्रवाल। उसके बाद बात करें हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की। सबसे पहले मुख्यमंत्री जो थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे। उसके बाद भगवत राम मंडलोई आए, कैलाश नाथ काटसू आए। इनका याद रखना कौन किस जिले से था, सामने लिखा हुआ है कौन किस जिले से था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन से हैं हमारे, वर्तमान मुख्यमंत्री आपके श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो जैत तहसील बुधनी विधानसभा का से प्रतिनिधित्व करते हैं। उसका प्रोटेम स्पीकर आपको याद रखना है कौन सा का प्रोटेम स्पीकर रहा, ये एग्जाम में डेटा आता है। मध्य प्रदेश में कब कब वो मुख्यमंत्री रहे, तो सामने दिख रहा है आपको, ये डेटा भी याद करना है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब कब लगाया गया, तो मध्य प्रदेश में 1970 में, 1980 में और 1992 में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तीनों बार के मुख्यमंत्री आपको याद रखना है कौन थे उस समय पे। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल इसमें सबसे ज़्यादा था। प्रदेश का सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला पूछा जाए तो श्योपुर है, और भिंड जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई यहाँ पे। उसके बाद बात करें उज्जैन की, तो क्षेत्रफल और प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है उज्जैन है। और 2021 सर्वेक्षण के अनुसार बड़वानी जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हुई, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो थी वृक्षों की वो क्या रही, कम रही, वृक्षों का हनन ज़्यादा हुआ। क्षेत्रफल एवं प्रतिशत दोनों के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला आपका बालाघाट है। सर्वाधिक अति सघन और सामान्य सघन वाला क्षेत्र वाला भी बालाघाट है। अगर हम बात करें भारत की कुल भूमि कितनी है, तो सामने डेटा दिया गया है आपके। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष 5 वन क्षेत्र वाले राज्य, तो बालाघाट का जो है जिले, तो बालाघाट का जो है सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। उसका छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर, सिवनी। और न्यूनतम वन क्षेत्र जो है उज्जैन का है। उसके बाद शाजापुर। प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 वन क्षेत्र वाले जिले, तो बालाघाट का सबसे ज़्यादा न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, यानी परसेंटेज और क्षेत्रफल में दोनों में जो है न्यूनतम वन क्षेत्र में उज्जैन और अधिकतम में आपका बालाघाट है। ठीक है, क्लियर, इतना डेटा आपको याद करना है। उसके बाद बात करते हैं हम नदियों और अववाह तंत्र की। तो इसमें देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश की सबसे जो जीवनदायिनी नदी कहते हैं इसको नर्मदा, तो ये अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है, और अनूपपुर के अमरकंटक से निकलते हुए कहाँ जाकर गिरती है, ये इसका समापन खंबात की खाड़ी में अरब सागर में होता है। मध्य प्रदेश गुजरात से होकर ये प्रवाहित होती है। उसके बाद बात करें हम सोन नदी की, तो उद्गम अमरकंटक से होता है, अनूपपुर मेकल पर्वत से, और समापन पटना के निकट गंगा नदी में हो जाता है। उसके बाद टोंस या तमसा नदी की बात करें तो इसका उद्गम सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से होता है, समापन उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है। उसका केन नदी की बात करें तो केन नदी कटनी जिले से निकलती है, उद्गम कटनी जिले में होता है, समापन यमुना नदी में इसका हो जाता है। उसका बेतवा नदी की अगर बात करें हम, तो सरायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है, यानी यमुना की सहायक नदी है। सिंध नदी की बात करें तो बिरसा जिले से निकलती है, यमुना नदी में मिल जाती है। और सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो है पाहुज, कुंवारी और माहुर भी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। पार्वती नदी की बात करें सीहोर जिले से निकलती है, समापन चंबल नदी में हो जाता है। ये पूरा डायग्राम आपको बना लेना है, ऐसे ही इसके फैक्ट लिख लेना है। आपको एक बेहतर तैयारी करने का मैं प्रयास करवा रहा हूँ तैयार करने का, ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। काली सिंध नदी जो है देवास के बागली गांव से निकलती है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, यानी चंबल की सहायक नदी है। माही नदी धार जिले के एक सरदारपुर से निकलती है, खंबाती खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। और एक क्वेश्चन भी आता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी, जो कि धार जिले में प्रवाहित होती है। चंबल नदी की बात करें तो इंदौर के महू के जानापाव पहाड़ी से निकलती है, उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में प्रवाहित हो जाती है।
उसके बाद बात करें छिप्पा नदी की, तो इंदौर जिले के काकरवाड़ी से निकलती है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, चंबल की सहायक नदी है। ताप्ती नदी की बात करें तो बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। वेनगंगा नदी की बात करें सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार से निकलती है और महाराष्ट्र में जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है, यानी ये गोदावरी की सहायक नदी है। जय हिंद दोस्तों, आज मैंने आपको कवर करवाया है। एक और देख लेते हैं इसका प्रश्न, एक और आता है नर्मदा नदी से संबंधित। ये हम कल प्रयास करेंगे, कल पढ़ेंगे इनकी सहायक नदियों का। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। आप लोग इतना लिखें, नोट करें, याद करें। सभी के लिए एग्जाम के लिए भारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सभी सफल हों, सभी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। डेली पढ़ाया जाएगा आपको एमपीजी के, आप डेली अपना सिलेबस से नोट्स बनाते रहें। थैंक यू।